अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएई और इसराइल के माबैन होने वाले हालिया अमन मुआहदे के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, इस पेशरफ्त की इत्तला दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट से मिली जिसमें उन्होंने कहा, ह्यूज ब्रेक थ्रू टुडे, हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन आवर टू ग्रेट फ्रेंड्स इसराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के मंजर आम पर आने के बाद मोहम्मद बिन जायद ने भी यूएई और इसराइल के माबैन होने वाले अमन मुआहदे की तस्दीक की है। मोहम्मद बिन जायद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये तय पाया है कि इसराइल फ़लस्तीन के मज़ीद किसी इलाके पर कब्ज़ा नहीं करेगा और मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए इक़दामात उठाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। वाज़ेह रहे कि ये पहली बार है कि किसी गल्फ़ स्टेट ने इसराइल को सिफारती तौर पर तस्लीम किया। इस पेशरफ्त के मंजर आम पर आने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अपना रिएक्शन शो किया है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये एक तारीख़ी कदम है और ये ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम लाएगा। दूसरी जानिब मिस्र ने भी इस अमन को तारीख़ी कदम करार दिया है, जबकि तुर्की ने इस डेवलपमेंट पर शदीद रिएक्शन देते हुए कहा कि तारीख़ इस मुनाफिकाना रवैये को कभी माफ़ नहीं करेगी। इस हालिया डेवलपमेंट पर बात करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं रोहीना। हम रोहीना से जानते हैं कि उनका इस पेशरफ्त के बारे में क्या ख्याल है और वो क्या रेलेवेंस देखती हैं इस पेशरफ्त की मुस्लिम दुनिया के साथ और कश्मीर कॉज के साथ। जी रोहीना। थैंक यू समीना, आपके क्वेश्चन का शुक्रिया। जो आप बात कर रही हैं यूएई और इसराइल के रिलेशन की और जो उसने सफारती तौर पर उसे तस्लीम कर लिया है, अब हमें इस बात के थोड़ा सा पस मंज़र में भी जाना पड़ेगा। जैसा कि आपने ये न्यूज़ सुनी, ये एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है कि यूएई ने और इसराइल ने अपने सफारती ताल्लुकात बना लिए हैं और अब वो दोनों सफारती लेवल पे एक दूसरे के मुल्क को तस्लीम करने जा रहे हैं और एक दूसरे के मुल्क में विज़िट करेंगे। तजारती रब्ते और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो इस बात के थोड़ा सा पस मंज़र में चलते हैं। अगर आप देखें तो 97 साल बाद, यानी कि सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के 97 साल बाद ये तब्दीली आई है। अब आप ये भी देख सकती हैं कि सल्तनत उस्मानिया से पहले ये तमाम मुल्क एक सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत थे और उसके बाद 1924 में जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म होती है तो एक मायदे के तहत इन मुल्कों को तकसीम कर दिया जाता है, जो कि लिसानी बुनियादों पे था और इनको छोटे छोटे ममालिक में तकसीम कर दिया गया। उसके बावजूद इन 97 साल दौर में किसी भी अरब मुल्क ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। एक मिस्र जो कि जंग हारने के बाद कुछ सख्त शराइत के बाद उसने तस्लीम किया। इस तरह टर्की के भी कुछ ऐसे हालात थे, उनका एक सेकुलर जो आइन था उसके तहत उन्होंने तकसीम कर लिया था। मगर अरब में अरब मुल्कों में शदीद नफ़रत पाई जाती थी, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन नुमायाँ तौर पे थे, क्योंकि ये फ़लस्तीन के हक़ आज़ादी की बड़ी हिमायत करते थे। अब आप इस डेवलपमेंट के बाद देखें, यूएई, सऊदी अरेबिया में फ़लस्तीनियों का बहुत बड़ा रोल है। उनकी जो एक वाइट कॉलर वर्किंग क्लास है उसने यूएई को डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसके बाद उनमें एक शदीद किस्म की बेचैनी पाई जा रही है और वो जो अरबियों को अपना सबसे बड़ा हमायती समझते थे और जिनको लगता था कि उनकी हिमायत की मदद से वो अपने लिए एक आज़ाद मुल्क यानी कि फ़लस्तीन हासिल कर लेंगे और इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म कर दिया जाएगा, वो ख्वाब अब हकीकत बनता नज़र नहीं आ रहा। अब अगर आप इस बात का इस तरह देखें तो ये पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक तरह का तकसीम करने का एक अंदेशा हमें नज़र आ रहा है। आप अगर ये देखें कि इन ममालिक के बाद, अब इन ममालिक की हमायत ख़त्म होने के बाद जो आवाम और हुक्मरान हैं उनके दरमियान एक वाज़िया तकसीम पैदा हो गई है। इसराइल को तकसीम करने के बाद दुबई में उनके तमाम कारोबारी मामलात तय होंगे। इसी तरह यूएई के तमाम मामलात और वीज़ा, ट्रैवल वगैरह सारी आसानियां पैदा तो हो जाएंगी। मगर आप इससे देखें कि मुस्लिम उम्मा का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम इसको कश्मीर काज के साथ मिला के देखें तो आप ये भी तो देखें, कश्मीर काज में हमें यही लगता है कि कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं।
حالانکہ آپ کو اس حقیقت کا بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ عربوں نے کبھی بھی کشمیر کاز کی حمایت نہیں کی، جس کی ایک بہت بڑی وجہ انڈیا تھا، جس کی ایک بہت بڑی ورکنگ کلاس وہاں پر کام کر رہی ہے اور ان کا بڑا کردار ہے سعودی عربیہ اور دبئی میں۔ مگر پاکستان نے ہر حال میں بہت زیادہ نامساعد حالات کے باوجود بھی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی ہمیشہ حمایت کی، اور پاکستان واحد اور اکیلا ملک کھڑا رہا کشمیر کے پیچھے۔ اب اگر یو اے ای اس بات سے پیچھے ہٹ رہا ہے، فلسطین کے کاز سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور فلسطین کے موقف سے دور جاتا نظر آ رہا ہے، تو اس کا دوسرا مطلب تو ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ کل کو پاکستان کو بھی شاید اسی طرح کا کوئی مشورہ دیا جائے گا، پاکستان کو کہا جائے گا، سفارتی لیول پہ کوئی بڑا یو ٹرن لینے کا کہا جائے گا، جو کہ آپ کبھی بھی ایسی کوئی بھی بات حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کس لیول تک پہنچ چکا ہے، اب آزادی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس سے ایک چیز بہت واضح نظر آ رہی ہے کہ اصل میں یہ حکمرانوں میں اور عوام میں انتشار اور پھر آگے شاید یہ ایک دوسری عرب سپرنگ بننے جا رہی ہے، جیسا کہ آپ نے 2010 میں دیکھا تیونس، مصر، الجزائر میں جو ایک تحریک اٹھی اور جس کے بعد کئی حکمرانوں کے تختے چلے گئے اور وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ تو کیا یہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس عمل کے بعد ایک دوسری عرب سپرنگ عرب کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کے بعد مسلم امہ کا شاید خاتمے کا وقت آ گیا ہے، یا شاید بہت نامساعد حالات فیس کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ تھینک یو روہینہ۔ ہم مزید تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہماری آئندہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔